हेलो एंड वेलकम टू हैंड रिटन भैया। और मैं हूं हर्ष मिश्रा और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल। तो अभी बता दूं मेरे चैनल की खास बात क्या है कि मैं यहाँ जो कुछ भी पढ़ाता हूँ वो सब कहीं एक कॉपी में मैं लिख के रखा हुआ हूँ। और मैं बता दूं कि यहाँ जो कुछ भी डेफिनेशन मैं बताने वाला हूँ, जो कुछ भी मैं लिख के रखा हूँ, अगर सेम टू सेम ऐसा आंसर अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हो ना तो आपका एक नंबर भी कोई टीचर नहीं काट सकता। डायग्राम का भी, क्योंकि वो सब कुछ मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। प्लस टॉपर लोग जो नए आंसर लिखते हैं वो आंसर जिसको मैं उनको फुल मार्क्स मिला है वो सभी पेपर से उठाया है मैंने क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लेक्चरबाजी करेंगे, फुल हवाबाजी करेंगे, नहीं, हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे जो एनसीईआरटी में आता है। प्लस हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखेंगे, ठीक है, और सैम्पल पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हम यहीं पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, इसी वीडियोस में। आज की वीडियो में नहीं, आने वाली मेरी सभी वीडियोस में आपको देखने को बहुत सी चीज़ें मिलने वाली। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सब कुछ यहाँ हैंड रिटन मिलेगा। उन टीचरों की तरह नहीं कि आपको सिर्फ मैं लेक्चर देके चला जाऊँगा और आपको समझ में आया, आप लिख पाए नहीं लिख पाए वाली बात, दिक्कत नहीं आएगी। अपनी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और लिखना शुरू करो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। देखो, मैटर जो होता है ना, तो मैटर क्या 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड और गैस के बारे में हमने कब पढ़ा था, क्लास 11th में, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। सॉलिड स्टेट के लिए पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जाने कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिनिट मास, शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। देखो, सॉलिड के बारे में हमें पहले से पता है कि सॉलिड का मास फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, रिजिडिटी होती है, डेंसिटी हाई होती है, और जब रिजिडिटी होती है तो उसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। ये सभी हमें कब से पढ़ाया जा रहा है, ये हमें क्लास 8th 7th से पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ कि ऐसा ऐसा होता है और हम लोग ऐसे ऐसे रटे जा रहे हैं, ठीक है। वो याद है, हम लोग टेबल बनाता था, कंप्रेसिबिलिटी पर टिक करना होता था सॉलिड में, हाई डेंसिटी पर टिक करना होता था, याद करो वो टेबल आपने क्लास 9th पढ़ाई थी। अब आगे बढ़ो, देखो ऐसा कुछ आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है। अब क्या बोला, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये क्या होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, याद करो, पढ़ा था आपने। क्या होता है ये फोर्स, ये वो फोर्स होता है जो किसी भी स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे ये पार्टिकल्स हैं ढेर सारे, इन सभी पार्टिकल्स के बीच में आपस में एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, आप समझो ये बात कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा आपस में, ठीक है। ये आपस में टकरा रहे होंगे, टिंग 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 टिंग, ठीक है। अब इस तरीके से टकरा रहे होंगे। अब क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, ऐसा एक फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, और ये लोग अब हिल नहीं सकते। जब ये लोग हिल नहीं सकते पार्टिकल्स, तो ये फ्लो क्या घंटा फ्लो नहीं कर पाएंगे। जब ये घंटा फ्लो नहीं कर पाएंगे तो ये लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, और इस वजह से ये सॉलिड है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। बस सिंपल सा था कि पार्टिकल मूव नहीं करते, क्योंकि देखो जब ये क्लोजली पैक रहेंगे तो मॉलिक्यूलर फोर्स तो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मूव तो कर ही नहीं पा रहे, आपस में टकरा रहे हैं बस। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब ये जो सॉलिड है ना, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सॉलिड पढ़ लिया, जान गए सॉलिड क्या होता है, नहीं, अभी हमें सॉलिड के टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नीचे तक। टाइप्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये होगा ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब समझो कि ऐसा सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो सीधी बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ऐसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अरेंज हों। अब ये क्या होता है ऑर्डर अरेंजमेंट, जैसे आप NaCl की बात करो। NaCl में क्या होता है, हमें पढ़ा है कि Na ऐसा कॉर्नर पे होता है, क्यूबिक शेप होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि NaCl मतलब सिर्फ Na और Cl और बन गया NaCl, नहीं, ढेर सारे Na होते हैं, ढेर सारे Cl होते हैं, वो सब क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, और वो अरेंजमेंट ही होता है ना जो NaCl को बनाता है। सोडियम क्लोराइड पहला एग्जाम्पल, और उसमें आपने देखा है सोडियम का बारे में आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सोडियम क्या होता है, ऐसे कॉर्नर, अगर हम क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाए तो सोडियम कॉर्नर पे होता है और उसमें क्लोरीन उसके आसपास से लगे होते हैं ढेर सारे, ठीक है। एक आयनिक स्फीयर टाइप का इसमें फॉर्म कुछ होता है, ठीक है। अब समझो ये बात। उसी तरीके से डायमंड। अब डायमंड के बारे में पढ़ा था कि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, हमने क्लास 10 में पढ़ा था कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, और वो एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बन हमारा होता है डायमंड फॉर्म में, ग्रेफाइट में और बकमिंस्टर फ्लोरीन में।
ठीक है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से पैक्ड स्ट्रक्चर होता है कि आपने देखा है कुछ हेक्सागन टाइप का बनता है, ठीक है, और कई सारे ढेर सारे लेयर 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 पार्टिकल्स लगे होते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है या ये पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में फ्री नहीं होते, एक भी उसमें से कोई फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करता है। याद करो हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन और डायमंड, इन तीनों में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी हाई है, तो हमने पढ़ा था ग्रेफाइट की हाई होती है। याद करो हमने यही पढ़ा था, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आयोडीन में भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के। पहला, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। रेगुलरली अरेंज्ड का मतलब समझो ये क्या बोलना चाह रहा है। रेगुलरली अरेंज का मतलब होता है कि अगर एक पार्टिकल ऐसे है, दूसरा पार्टिकल ऐसे है, कुछ इस तरीके से यहाँ बनाते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर का मान लो एक स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर वाला जो पार्टिकल होगा, इसके ऊपर ऐसा 3D शेप में देखो, अगर ऐसे पार्टिकल अरेंज करके रखा है तो उसके ऊपर का जो पार्टिकल होगा, इसके ऊपर का पार्टिकल वो कुछ इस तरीके से ही होगा। अब इसके आगे का जितना स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई 2D स्ट्रक्चर होता है, ऐसा NaCl है तो बस एक 2D स्ट्रक्चर, दो ऐसे आके NaCl ऐसे जुड़े हुए हैं, नहीं, क्या होता है ये 3D स्ट्रक्चर होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, समझे, ये समझ रहे हो। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर का पार्टिकल्स भी ऐसे ही होंगे, और उसके ऊपर का भी ऐसे, उसके ऊपर का भी ऐसे, आगे भी तो और पार्टिकल्स होंगे तो उनके ऊपर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे देखो अगर एक तरफ से ऐसे बन रहा है तो उसके नीचे का पार्टिकल भी ऐसे बनेगा, उधर का पार्टिकल भी ऐसे ही बनेगा, इस तरीके से बनता है। दे पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब क्यों किया अंडरलाइन, समझो। शार्प मेल्टिंग पॉइंट की भी एक अलग डेफिनेशन है। क्या होता है देखो, ऐसे सॉलिड जो कि 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। जैसे आपका क्या था, वो आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट था, और 0 डिग्री सेल्सियस की बस पॉइंट भी अगर टेम्परेचर घट के 0.1 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा तो आपका आइस गल के वाटर फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। इसको मैंने अंडरलाइन किया। अब ये क्या होता है थोड़ा इसको भी ध्यान से सुन लो। एनिसोट्रॉपिक का मतलब कि अगर मान लो हमने उठाया सोडियम क्लोराइड, या मान लो हमने उठाया किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, कि हमने कहीं से भी उठाया, मतलब एक हमने अमेरिका से लेके आया और एक हमने कहाँ से लेके आया, एक हमने इंग्लैंड से लेके आया। अमेरिका और इंग्लैंड का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, हमने कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ए ले लिया, एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ए ले लिया, एक हमने इंग्लैंड से लिया, एक से अमेरिका से लिया, दोनों की प्रॉपर्टी चेक करी, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो देखा कि अरे इसके दोनों में तो वेरिएशन आ गया, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। अब वही वेरिएशन जब हम देखने को मिलता है, वही वेरिएशन कहलाता है एनिसोट्रॉप। मतलब वो दोनों क्या है, एनिसोट्रॉप है, ठीक है। दो डिफरेंट डायरेक्शन से अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेके आओगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इंटरनल क्या बोला, इंटरनल में केमिकल प्रॉपर्टीज में वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहता है। आगे बढ़ो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप विद शार्प एजेस। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। मैंने कहा ना रेगुलरली अरेंज है तो एक ज्योमेट्रिकल जो शेप उनका होगा कुछ इस तरीके का, ऐसा शेप होता है, या तो ऐसा कुछ इस तरीके से 3D शेप होगा। तो एक कोई फिक्स या डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, चाहे जहां से भी आप लेके आइए। एक को अगर आप इंग्लैंड और अमेरिका से लेके आ रहे हो और उनकी केमिकल या ज्योमेट्रिकल शेप अगर आप चेक करोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक डिवाइस होता है, या स्पेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है, उससे चेक किया जाता है कि शेप क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। जब उससे चेक किया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ए का जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो इंग्लैंड से लाए हुए और अमेरिका से लाए हुए ए में सेम है, तीनों में सेम। अगर हमारे पास एक पहले से सैंपल ए का है और एक मैंने इंग्लैंड और एक अमेरिका से लेके आया, उन तीनों का चेक किया तो तीनों का ज्योमेट्रिकल शेप आएगा। प्लस शार्प एज होता है। अब ये शार्प एज कैसे, देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो इसको मैंने ऐसे देखो कॉर्नर देके रखा हुआ, देखो यहाँ शार्प, यहाँ इसमें भी देखो कॉर्नर देखो, अगर आप इसमें कॉर्नर को ध्यान से देखो सब में शार्प एजेस हैं, यही शार्प एजेस होता है बस, और क्या। जैसा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा आपको समझ में आ जाएगा शार्प एज है बस, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब लॉन्ग रेंज का मतलब समझो कि ऐसा नहीं है कि एक क्यूब बनेगा, कई सारे क्यूब बन सकते हैं, ठीक है। एक NaCl के अंदर कई सारे क्यूब, ठीक है, क्योंकि एक क्रिस्टल है। ऐसा नहीं है कि बस एक ठो हमने ले लिया और हमारा बन गया, नहीं, ढेर सारे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग इसमें अब आप डायमंड की बात कर लो तो डायमंड के अंदर
60-70 पार्टिकल्स होते हैं, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में मिलके बने होते हैं, सोचो इतने ज़्यादा पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज, तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब समझो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने बेसिकली डिवाइड किया हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में, मेटालिक सॉलिड में और कोवेलेंट सॉलिड में, ठीक है। अब इन सभी के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है कि हम बहुत ही ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में रटे रहना है, नहीं। हमें जो काम था वो था इसके कैरेक्टर के बारे में जानना, सॉलिड क्या होता है 1 नंबर में आता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड में 2 नाम होते हैं, इसके ऊपर 1 नंबर क्वेश्चन आता है बस, और इससे आपका एक 3 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन इससे आता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड भी 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, बस ये। अब एक मैंने टेबल बना के रखी हुई है, इस टेबल को देख लो जाते जाते, इस टेबल को देख लो जाते जाते, ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, देख रहे हैं, चिंता नहीं करना। और अगर आप नेट पे चेक करोगे तो आपकी गाइड बुक में भी ये सब देखने को मिल जाता है। अगर आपको पूछेगा भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, तो उनके ऊपर से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे ही यही टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, बस टेबल में जो मैंने लिया है ना ऐसा। जैसे पहले पूछ सकता है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल होते हैं। इस टेबल को ध्यान से देख लो, प्लस मैं इसका एक स्कैन्ड कॉपी आपको दे दूंगा। अब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। तो ये पहला वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करना, ठीक है, कुछ कमी रहे तो जरूर बताना, ठीक है, मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो के लिए चैनल पे जाना, सब्सक्राइब कर लेना, तो जब नई वीडियो आएगी तो आप देख पाओगे, ठीक है। ये थी पहली वीडियो, कैसी लगी कमेंट करना, ठीक है, जरूर बताना मुझे, क्योंकि आप लोग रिव्यू करोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी क्या कमी रह रही है, ठीक है, मुझे कहाँ कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ना मत भूलना हैंड रिटन भैया, सब कुछ मिलेगा हैंड रिटन, स्कैन्ड कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी।